glittering planet of the universe is the Earth, and Earth is dominated by the life. So, every living thing which has a life that is dealt with by the science known as life sciences, right from the tiniest microorganism to the largest animals. हम योग के छात्र हैं, हमें आचार्य श्री बहुत कुछ बतलाते रहते हैं, स्वामी जी बहुत कुछ बतलाते रहते हैं। मानव जीवन के बारे में ही इनसे हमें प्रेरणा नहीं मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपितु प्लांट्स के बारे में भी आचार्य श्री का विशेष करके मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बहुत लंबा कार्य है और उस कार्य में लगे हुए हैं। उनमें से जो भी हमारे लिए उपयोगी है वो निकाल करके हम सारे विश्व को वो दे रहे हैं, जिससे कि हमारे दुख और संताप जो हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें। आज के इस बहुत ही उपयोगी वक्तव्य के लिए आचार्य श्री की कृपा से हम सबको सुनहरा अवसर मिला है। प्रोफेसर आर.पी. सिंह, जिनका लंबा अनुभव है लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में, ये प्रोफेसर हैं JNU में, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस, से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। थैंक यू सर। हम कैंसर के विषय में जब बात करते हैं, मेरा जो एक्सपर्टीज है कैंसर बायोलॉजी के फील्ड में है, हम इसमें 91 से ही काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गया कैंसर बायोलॉजी में काम करते हुए। आप इस स्लाइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइसबर्ग दिख रहा है। आपको ये शायद मालूम भी होगा कि जो आइसबर्ग है इसका 90% जो होता है वो सबमर्ज होता है और सिर्फ 10% ऊपर दिखता है बाहर से। और ये जो सी का वाटर है उसकी डेंसिटी और जो आइस की डेंसिटी है उसकी वजह से है कि सिर्फ आपको 10% ही दिखेगा। तो कैंसर भी एक ऐसा ही सिचुएशन है। जब हम कैंसर की बात करते हैं और जब कैंसर डायग्नोज होता है तो उस टाइम जो हमको इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ 10% ही होता है। हमको ये बिल्कुल ही नहीं पता होता है कि ये कैंसर हुआ कैसे होगा, कब हुआ होगा, किन किन प्रोसेस के थ्रू ये डेवलप होके अभी इस कंडीशन में आया कि हम इसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है इतना लेट हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी समस्या है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और जो रिसर्च है अभी का वो ये बताता है कि जब डायग्नोसिस होती है उसके कम से कम 10 से 20 साल पहले ये कैंसर ओरिजिनेट हुआ होगा बॉडी में, क्योंकि जो ग्रोथ की प्रक्रिया है वो शुरू में बहुत चैलेंजिंग होती है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ऐसे है कि कोई भी अनवांटेड चीज हो हमारी बॉडी में तो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कैंसर भी एक एबनॉर्मल सेल होती है। हम अलग से जो स्लाइड्स होंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये। उसके पहले जैसे अभी हम आयुर्वेदा की बात कर रहे थे तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि हमारा जो एम्फेसिस है कैंसर रिसर्च का, उसका एक मेन एंगल है प्लांट्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। सो वी आर यूजिंग several plants and plant extracts to study their anti-cancer activity and mechanism। और ये इंफॉर्मेशन हमको क्लू मिलता है कि हम इनको टेस्ट करके देखें कि शायद इसमें एक्टिविटी हो, वो क्या एक्टिव प्रिंसिपल है और वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा एक मेन फोकस है लेबोरेटरीज का। तो आप देखेंगे इसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे हमने 9 लिस्ट किए हुए हैं। टीनोस्पोरा है, एडेटोडा, एंडियोग्राफिस, एलोवेरा, एजिल मार्बलोस, विथेनिया, हिपोफिस, सिलेमेरिन, फ्रॉम मिल्क थिसिल, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। तो ये बहुत कॉमन है और आपके मैक्सिमम आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में ये सब यूज होते हैं जो प्लांट्स हैं। और हमारी स्टडी ये बताती है कि ये सब में एंटी कैंसर एक्टिविटी है। हो सकता हो किसी कैंसर के लिए कम हो, किसी कैंसर के लिए ज़्यादा हो, लेकिन इन सब में है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और हमने फिर एक स्टेप आगे जाके देखा कि इनमें क्या क्या कंपाउंड्स हैं जिसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी हो सकती है। वो हमने राइट साइड में यहाँ मेंशन किया हुआ है फाइटोकेमिकल्स के अंदर। तो बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स को हमने एक्सप्लोर किया और पाया कि इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी है। आप कैंसर का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ये बहुत टेरिफाइंग है।
WHO का जो रिपोर्ट बताता है कि 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन 20 मिलियन पेशेंट्स विल बी इन द डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020। तो 2020 बहुत दूर नहीं है, और जो 70% कैंसर के पेशेंट होने वाले हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में होने वाले हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है सोचने का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमारे देश में या हमारे जैसे देश में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है उसमें बढ़ने लगी है। डेथ भी देखा जाए तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो बोलता है कि 2030 तक डेथ रेट भी डबल हो जाएगा। और अभी जो इसके इंसिडेंस की बात करेंगे तो जो एक एजिंग प्रोसेस है, पहले हमारे देश में जो एवरेज लाइफ स्पैन होता था, जो 50-60 साल पहले देखें तो 40s में होता था, अभी देखेंगे तो 60s में हो गया है, 65 प्लस हो गया है। तो एजिंग के साथ ये जो कैंसर रोग है इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, कि एज के साथ इसका जो रिस्क है वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता जाता है। तो हमारे देश में जिस तरह से अभी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से ये बर्डन बहुत बढ़ने वाला है। तो यदि समय रहते इसका ध्यान न दिया गया तो हमारे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि हमारे समाज और देश और जो गवर्नमेंट है ये सबके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि आखिर कैंसर है क्या। यदि आपसे पूछा जाए, कोई आम आदमी पूछे कि क्या कैंसर है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। उस तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट कॉजेस कैंसर, हाउ टू डायग्नोज कैंसर, हाउ टू ट्रीट कैंसर, हाउ टू अवॉइड गेटिंग कैंसर, कैन इट बी प्रिवेंटेड, ट्यूमर कैसे ग्रो करता है, जीन और कैंसर के बीच में कोई लिंक है या नहीं है, क्या हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक कैंसर को तो हमने ट्रीट कर दिया लेकिन दूसरे जगह दूसरे ऑर्गन में फिर से एक दूसरा ट्यूमर आ गया, उसकी क्या रीजन है। तो इन सब विषयों पे काफ़ी सोच चल रहा है। काफ़ी सारे आप न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे, उसमें डिफरेंट प्लांट्स का कहीं कोई रिसर्च होता है तो आर्टिकल आता है कि इस प्लांट में कैंसर प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ है। जैसे इस स्लाइड पे हमने दिखाया आपको, कुछ प्लांट्स का नाम लिखा होगा और उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और ये शो किया गया है कि कीमो प्रिवेंशन एक, शायद आप हो सकता हो नया टर्म सुन रहे हो, ज़्यादातर आपने कीमोथेरेपी सुना होगा कैंसर के लिए। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कैंसर सेल को किल करने का ही टारगेट मेन होता है, हाउ टू किल द कैंसर सेल्स, उसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। जो ड्रग्स होती हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए होती हैं। कीमो प्रिवेंशन लेके जो हम कॉन्सेप्ट करीब 20 साल से काम कर रहे हैं इस पे, इस कॉन्सेप्ट में हमारा मानना ये है कि जब कैंसर फुल ब्लोन डिजीज होता है, डायग्नोसिस होती है, तो तब तक उसको 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा विंडो है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन द कैंसर। If we can diagnose that little early, then we have large window to intervene that. तो इस विंडो के लिए कीमो प्रिवेंशन बहुत ही एक अच्छा कंट्रोल मेजर हो सकता है। और इस हाइपोथेसिस का जो मेन पहलू है उसमें यह है कि हाउ टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कैंसर, हाउ टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसर, एंड वेदर वी कैन रिवर्स द प्रोसेस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो इसमें ये कहीं नहीं आता कि हम कैंसर सेल को किल करने जा रहे हैं। किल करने के अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इफ़ वी कैन फोकस ऑन दैट देन वी कैन मैनेज ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ द डिजीज। तो इसका फोकस ये है कीमो प्रिवेंशन का, और इसका आयुर्वेद से भी बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जितने हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे डाइट में है, डाइटरी हैबिट्स हैं। तो यदि हमें पहले से पता हो कि ये चीज़ें कैंसर प्रिवेंटिव हैं, तो हम अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल भी उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं, मैं सिर्फ एक कैंसर का आपको एग्जांपल दूंगा, प्रोस्टेट कैंसर जिसको बोलते हैं, मेन में होता है। उसमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो ह्यूमन में हुई हैं उसमें डेटा ये सजेस्ट करता है कि जब हम 40s में होते हैं तो हमारे पास
40% रिस्क है कि हमको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। 50s में है तो 50% रिस्क है, 60s में है तो 60% रिस्क है, 70s में इस तरह से, 80s एंड एबव हैं तो 90 to 100% रिस्क रहता है कि दैट पर्सन में हैव प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन की डेथ होगी प्रोस्टेट कैंसर से होगी, बिकॉज इट मे नॉट हैव रीच्ड एट दैट स्टेज which can cause the death of that person, because it takes long time. Person may die with that disease but not because of that disease. That is what I wanted to say. So if we can delay the process of carcinogenesis and cancer development and not let them be the fatal, then even that will be a big contribution. So that is the main hypothesis and aim for the cancer prevention. जो हमने क्वेश्चंस रेज किए थे उस स्लाइड पे, उसका कुछ मैं आपको आंसर देना चाहूँगा यहाँ पे कि कैंसर कैसे होता है। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको लेबोरेटरी में प्रूव किया जा चुका है कि ये कैंसर कॉजिंग है, जैसे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो पीएच हमने यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोसोमाइंस, इस तरह से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जिनका ऑलरेडी लेबोरेटरी में प्रूवन है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जो सिगरेट या बीड़ी जिसको बोलते हैं स्मोक किया जाता है, उसके स्मोक में भी इतने सारे केमिकल्स हैं, जो मैं नंबर बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। उसमें जो एनालिसिस हुई है, बोला जाता है कि उसमें 4000 केमिकल्स हैं सिगरेट स्मोक में, और उन केमिकल्स की जब स्टडी हुई लेबोरेटरी में तो ये पाया गया कि 4000 में से जो 100 केमिकल्स हैं, यदि हम एनिमल्स को देते हैं लेबोरेटरी में तो उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। तो उसमें 100 जो केमिकल्स हैं वो कैंसर कॉजिंग हैं। तो अभी बहुत बड़ा लिंक है इसका कि जो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल भी डेटा है, जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, उसमें 85% या तो स्मोकर होते हैं या फॉर्मर स्मोकर्स होते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रांग कोरिलेशन। तो इस तरह से आपने कभी कभी एग्जाम्पल सुना होगा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। आपने पंजाब का भी एक एग्जाम्पल सुना होगा, वहाँ पे एक मालवा प्लेट्यू है जिसमें कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जब इंदिरा गांधी के ज़माने में सरकार थी, उस टाइम ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 80s में, तो उस टाइम वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज हुआ था, वो लिमिट के 3 टाइम्स ज़्यादा था। उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ओवरऑल प्रोड्यूस, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट्स है उस टाइम लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया, जो भी साइंटिस्ट थे। अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं। जो यूरिया यूज हुआ था, वो जो नेशनल एवरेज है उसका 3 टाइम्स था, 190 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज हुआ था। दैट इज 3 टाइम्स मोर देन एवरेज कंजम्पशन। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो छोड़ दीजिए, यूरिया से ही वहाँ का जो सॉयल और पानी का लेवल है ग्राउंड में, उसमें इतना ज़्यादा नाइट्रेट हो गया कि नाइट्रेट पॉइजनिंग होने लगी वहाँ के लोगों में जब वो पानी पीते थे वहाँ के। तो उससे क्या था, जो बच्चे पैदा होते थे उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती थी, किसी के 4 उंगली है, किसी का हाथ ठीक नहीं है, बोन नहीं डेवलप हुआ, इवन फीटस ठीक से ग्रो नहीं होता था, एबॉर्ट हो जाता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बाद में पाया गया कि ये सब इसका इफेक्ट है जो हम लोगों ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। और कैंसर के रिस्पेक्ट में देखा गया कि वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कैंसर रेट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, जस्ट इफ यू कंपेयर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब इटसेल्फ। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पहले हो गया एटलीस्ट हमसे उसे एक सीख मिल रही है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये केमिकल्स जो हैं कैंसर कॉजिंग हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। रेडिएशन है जो फिजिकल कार्सिनोजन में आता है, आयनाइजिंग यूवी रेडिएशन हम सबको पता है। आयनाइजिंग रेडिएशन में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जो जापान में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, एटॉमिक बम एक्सप्लोजन 1945-46 में। तो वहाँ पे क्या हुआ, जितने लोग एक्सपोज हुए उसमें बहुत ज़्यादा ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ, बहुत हाई रिस्क। जो एक्सपोज हुए, जो डायरेक्टली एक्सपोज हुए, वहाँ पे कैंसर का रेट बहुत हाई था। तो उससे डायरेक्टली स्टेब्लिश हुआ कि जो रेडिएशन है वो कैंसर कॉज करता है। अभी तो इतनी स्टडी हो गई है कि हम उसका बहुत डीप तक मैकेनिज्म जानते हैं कि कैंसर कैसे कॉज करता है। यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है। बायोलॉजिकल्स में है कुछ रेट्रोवायरसेज हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। एक सिंपल मैकेनिज्म होता है, जब एक नॉर्मल सेल होती है उसमें केमिकल या यूवी रेडिएशन आप देते हैं तो जनरली डीएनए डैमेज होता है। फिर यदि वो डैमेज रिपेयर हो गया तो नॉर्मल सेल हो जाती है। यदि डैमेज नहीं रिपेयर हुआ
तो फाइनली अनरिपेयर्ड सेल या तो उसकी डेथ हो सकती है, या यदि म्यूटेशन फिक्स हो गया तो कैंसरस हो सकती है। तो ये एक प्रोसेस है, उसमें काफ़ी समय लगता है। और मैलिग्नेंट होने के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स की ज़रूरत होती है। अनलेस दे गो थ्रू एडिशनल जेनेटिक एंड इपीजेनेटिक चेंजेस, इट विल नॉट बिकम मैलिग्नेंट। तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैं जिसके बाद ये कन्वर्ट होता है कैंसर्स में। कैंसर की यदि हम कैटेगरी या टाइप्स बोलें तो ऐसे तो 100 से ज़्यादा होता है यदि हम ऑर्गन वाइज या हिस्टोलॉजी के हिसाब से जाएं, लेकिन एक मेजर कैटेगरी डिसाइड हुआ है। कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया लिम्फोमा इसमें आता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये 4 मेजर कैटेगरी है। ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल सेल है कैसे डिवाइड हो रही है, 1 से 2 सेल। जब दूसरी सेल डिवाइड हो रही है नीचे वाली, तो उसमें एक रेड स्टार दिख रहा है आपको नीचे वाले सेल में। वो दिखा रहा है कि डीएनए डैमेज हो गया है। और डैमेज के बाद या तो सेल डेथ हो सकता है, यदि डेथ नहीं हुआ उसके बाद भी यदि सेल प्रोलिफरेट कर रही है उस डैमेज के साथ, तो उसमें चांस है कि फर्दर डैमेज हो। तो नीचे आप देखेंगे तो 4 सेल हैं, 4 में 1 स्टार दिख रहा है, उसके बाद एक डिवीजन के बाद सेल्स में 2 स्टार दिख रहा है, फिर अगले डिवीजन में 3 स्टार दिख रहा है और फिर 4 दिख रहा है। तो ये प्रक्रिया में हाइपोथेसिस है कि एटलीस्ट 4 म्यूटेशन हो तो सेल कैंसरस हो सकती है। और ये 4 म्यूटेशन कहाँ होते हैं ये बहुत डिफाइंड है। प्रोटोऑन्कोजीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और एक डीएनए रिपेयर जीन होता है। 3 ग्रुप जो हैं जीन्स के, इनमें यदि म्यूटेशन हो तो सेल कैंसरस हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है। तो ये लिस्ट आपको शो करता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इधर नॉर्मल सेल, राइट साइड जो ग्रीन कलर में है वो कैंसर सेल है। हर चीज़ आपको इसमें डिसऑर्गेनाइज और डिसअरेंज दिखेगी, नॉर्मल कुछ भी नहीं दिखेगा। चाहे आप शेप में जाएं, साइज में जाएं, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम, तो ये सारी डिफरेंसेस होते हैं जो एक ट्यूमर की हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है तो उसमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। ये एक जस्ट फ्लो डायग्राम है कि नॉर्मल सेल कैसे ग्रो करती है, माइटोजेनिक सिग्नलिंग होता है, सेल साइकिल के थ्रू जाती है, फिर मैच्योर होती है, डिफ्रेंशिएट होकर फिर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जब कोई म्यूटेशन हो गया, सेल ट्रांसफॉर्म हो गई, तो उसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे जहाँ पे रेड क्रॉस लगा हुआ है, मैच्योरेशन, डिफ्रेंशिएशन, टर्मिनल डिफ्रेंशिएशन, एपोप्टोटिक डेथ, ये नहीं होता है। और सेल्स जो राइट साइड में लिखा है हमने सेल प्रोलिफरेशन, वो पाथ फॉलो करती है जो एक ट्रांसफॉर्म सेल का प्रकृति है। और फिर जब सेल कैंसरस हो जाती है तो जो राइट साइड में हमने नीचे लिखा हुआ है प्रोलिफरेशन, इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन्स, सेल सर्वाइवल, एंटी एपोप्टोटिक सिग्नलिंग, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो कैंसर सेल अडॉप्ट करती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और प्रोलिफरेट करने के लिए। एंड विद दिस वन दैट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दिस एंड वी आर ट्राइंग टू हैव फैसिलिटी टू develop a proper and world class infrastructure। आचार्य जी ने ऑलरेडी हमको गाइड किया, गाइडेंस दिया क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हम एसोसिएट हो रहे हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी से और एक रिसर्च फैसिलिटी के लिए हमारे टीम में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जो नॉट ओनली कैंसर, जो बाकी भी क्रोनिक डिजीजेज हैं और डिजीज हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उस पर भी बाद में डिस्कशन होके सबके एक फैसिलिटी की बात चल रही है जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। और जो लेबोरेटरीज और साइंटिस्ट होंगे, कैंसर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट, केमिकल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो, टॉक्सिको एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एक हमारा ग्रुप रहेगा जो होलिस्टिक, जो मॉडर्न साइंस के एंगल से सपोर्ट हमको चाहिए रिसर्च के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और साथ में जो हमारा फोकस है इसका इंस्टीट्यूट का, उसमें हमको जो एविडेंसेस और स्टडीज़ करनी है वो हम वर्क करना चाहते हैं। एविडेंस generate हो molecules, pathways, cell, tissue, organ till whole body. So we are not going to leave anything. We'll generate the data and the scientific evidence for our each and every product, medicinal products, as well as the medicines which are being used with respect of the molecules, how do they work,
what are the targets, what pathway they are targeting, which types of cells are being targeted, in which tissue, what organ, and the whole body. So this is a holistic program of the institute which we are in the process of discussing and formulating. So I am very thankful to Acharya Ji for giving this opportunity to come and discuss our work. And I am also thankful to my colleagues here who have come along with me. Thank you very much. इसके पश्चात मैं आग्रह करना चाहूँगा डॉक्टर भुवनेश जी से, जो डायरेक्टर हैं DRDO ले से, कि वो भी 5 मिनट अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय आचार्य जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने आज प्रोफेसर RP सिंह से बहुत ही सरल भाषा में किस तरह कैंसर डेवलप होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है और किस तरीके से हम उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे मौका मिला, मैं अभी आज यहाँ पर आया, आचार्य जी के आशीर्वाद से मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। जैसा प्रोफेसर RP सिंह ने बताया कि बहुत सारे प्लांट्स जिन्हें प्रकृति ने मानव जाति के लिए दिया है, ना सिर्फ कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के रोकथाम के लिए, बल्कि बहुत सारे जितनी भी बीमारियां इस ब्रह्मांड में हैं, मैं तो ये कहता हूं कि प्रकृति, मानव जीवन, साथ साथ मानव जीवन का विकास हुआ है प्रकृति के साथ। तो जो प्रकृति ने हमको उपहार स्वरूप वनस्पति औषधियां, जड़ी बूटियां जो दी हैं, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से आविष्कार किया है और आविष्कार करके हमको इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ा है कि हम उसका उपयोग करें, उपयोग करके मानव जाति का विकास करें, अपने को स्वस्थ रखें। जैसा कि अभी बताया गया कि बहुत सारी वनस्पति औषधियाँ, जैसे एक मैं लेह में अनुसंधान में कार्यरत हूँ और हमारा जो क्षेत्र है वो है कि किस तरीके से जो हमारी सेना के जवान ऊंची पर्वतीय स्थानों पर, जहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत अभाव है, जहाँ पर तापमान अभी भी, जब हम कल मैं वहाँ से आया था तो -15 जा रहा था मिनिमम, -25 था 26 जनवरी को। और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना कि हमारे बहादुर नौजवानों ने किस तरीके से सियाचिन में अपनी जान गंवाई। तो उस क्षेत्र में 3 पौधे जिन्हें कि मैं हमेशा संजीवनी के नाम से पुकारता हूँ। पहला है सीवकथॉर्न, जिसका जिक्र प्रोफेसर RP सिंह ने किया, हिप्पोपी रेमनोइडिस। ये जो पौधा सीवकथॉर्न है, आचार्य जी जब 11 मई को लेह में गए थे, उसके बाद योगा गुरु स्वामी रामदेव जी 23 अगस्त को वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने इस पौधे को बहुत विचित्र रूप से देखा, इसकी महिमा को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। DRDO ने जो इसमें काम किया है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इसको हम कॉमर्शलाइज करेंगे और इस पौधे को ना सिर्फ सेना के जवानों तक बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में इसको फैलाएंगे। इस पौधे की विशेषता यह है कि ना सिर्फ ये UV रेडिएशन और रेडिएशन में काम आता है, बल्कि जितनी भी बीमारियां हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में होती हैं, जैसे मैंने बताया हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से कार्डियक फेल्योर, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा, और बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से होता है फ्रॉस्ट बाइट, जिसमें कि कोई इलाज इसका है नहीं। प्रिवेंशन अगर होता है तो उसको बहुत विशेष रूप से जब सेना के जवान वहाँ पर तैनात किए जाते हैं उससे पहले किया जाता है, लेकिन ये प्रायः संभव नहीं है कि जब
वार होता है उस समय ये नहीं देखा जाता कि किस जवान को कहाँ पर जाना है। तो ये पौधा सीवकथॉर्न इस तरह का है कि जिसे हम पेनिसिया फॉर ऑल द डिसीजेज, तो शायद जैसा रामायण में जिक्र किया गया है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हनुमान जी जब गए थे लेने के लिए वहाँ पर बूटी संजीवनी, शायद ये संजीवनी बूटी हो सकती है। मैं आचार्य जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आज उसी मकसद के साथ मैं आचार्य से मिलने दूसरी बार पतंजलि परिसर में पधारा हूँ कि किस तरीके से स्वामी जी, आचार्य जी इस पौधे से बने पदार्थों को आगे बढ़ाएं और इसे मानव जाति में कल्याण के लिए यूज करें। दूसरा पौधा जो कि बहुत ही ऊंचाई पर होता है, 17-18 हजार फुट की ऊंचाई पर और उससे ऊंचाई पर होता है, रोडियोला। बहुत ही कारगर पौधा है, बहुत कम काम इस पर हुआ है। DRDO हमारी प्रयोगशाला लगातार इस पर काम करती आ रही है। ये ह्यूमन अडप्टेशन के लिए, अगर सपोज करिए किसी को अचानक 19-20 हजार फुट की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाए, कोई भी विश्व में आज ऐसी दवाई नहीं है जो कि होने वाली बीमारियों को कम कर सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद एक इस तरह की अलग से मेडिसिन की शाखा है, मेडिसिन का सिस्टम है। जिन बीमारियों का जवाब एलोपैथी में नहीं है अभी तक, या नहीं हो पाया है इतनी कारणवश, हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी पहले से ही खोज करके हमें ये धरोहर आज ये है जिसको हम संभाल करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी लाइन में एक और पौधा है पोडोफाइलम, जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया है DRDO ने। जब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हम युद्ध की बात करते हैं, देश की प्रिपेयर्डनेस के लिए कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट या दवाई नहीं है कि जो न्यूक्लियर और रेडिएशन वारफेयर में प्रयोग किया सके। इस संदर्भ में ये जो पौधा है पोडोफाइलम, बहुत सारा काम इस पर हमारी एक प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस इनमास, जो दिल्ली में स्थित है, काम किया है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद में उन बीमारियों के इलाज की संभावना है आज जिनका इलाज शायद एलोपैथी और अन्य सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि प्रोफेसर RP सिंह ने कहा भी, मैं कैंसर सेल को टेररिस्ट मानता हूँ। जैसा उन्होंने बताया कि दो तरह के कैंसर हैं, एवेस्कुलर और वेस्कुलर। वन वर्ड, वन हेल्थ, वन मेडिसिन। ये जितने भी पौधे जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये पूरे ब्रह्मांड के हेल्थ के लिए हैं, पूरे इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए हैं, पूरे वाइल्ड लाइफ की हेल्थ के लिए हैं और पूरा ह्यूमन हेल्थ के लिए हैं। और इन पौधों से उस तरह की मेडिसिन, औषधि निकलती है जो ना सिर्फ मानव जाति के लिए, बल्कि एक इन्वायरमेंट के लिए और पूरा वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के लिए कारगर होती है। इसीलिए आयुर्वेदा अगर हम सही तरीके से देखें तो ये साबित होता है वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन मेडिसिन। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैंने जो बताया वही प्लांट सीवकथॉर्न, इसके बारे में देना चाहूँगा आपकी नॉलेज के लिए कि ये पौधा -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। जब लद्दाख में कोई भी पौधा बिल्कुल उगता नहीं है, सब ड्राई हो जाता है, ये पौधा फिर भी इस पर फ्रूट आते हैं, लाल रंग के बेरीज, और जिन फ्रूट्स को जो वर्ड्स साइबेरिया से आती हैं, नॉर्थ पोल से आती हैं हमारी तरफ, वो इस पौधे को, इस फ्रूट को खाती हैं और जिंदा रहती हैं। दूसरा, ये जो पौधा है दवाई बनाने के अलावा, जो भी बीमारियां हाई एल्टीट्यूड में होती हैं उनके इलाज के अलावा, इसका है कि ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करता है। इसकी लीफ
जो कि एंटीऑक्सीडेंट से बिल्कुल भरपूर उसकी चाय जो कि डीआरडीओ ने अभी विकसित की है वहाँ के सेना के जवानों के लिए। पतंजलि योगपीठ जिन्होंने कि ये कहा है कि हम इसको कॉमर्शलाइज करेंगे और वहाँ के सेना के जवानों के लिए इसको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बढ़िया एक तरह से शुरुआत है। इसकी बेरी जो फ्रूट है उसका पल्प, उसका सीड ऑयल, और सीड ऑयल तो इतना विचित्र उसमें ये है कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स 379 इस भरपूर मात्रा में है, इस प्रोपोर्शन में है जो कि बॉडी को जरूरत पड़ती है। जहाँ तक हमारा नॉलेज है कॉड लिवर ऑयल सबसे ज़्यादा रिच माना गया है ओमेगा फैटी एसिड में, लेकिन ये सोर्स जो है नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। बहुत सारे हमारी माताएं बहनें भाइयों इसको लेना पसंद नहीं करते, लेकिन सीवक थोन से निकाला गया तेल एक प्लांट प्रोड्यूस है, रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड का, रिचेस्ट सोर्स है विटामिन के और विटामिन सी का। विटामिन के अगर हम तुरंत हाई एल्टीट्यूड पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सारे सेना के जवान अनडायग्नोज्ड मर जाते हैं उससे। इसमें विटामिन के इतना है कि थ्रोम्बस को बनने ही नहीं देगा, और अगर बन गया है तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। विटामिन सी से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये पौधा है जो कि प्रकृति की देन है। डीआरडीओ का ये सपना है कि पतंजलि आयुर्वेद, जिसको 23 अगस्त को योग गुरु रामदेव जी की उपस्थिति में, हमारे रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई थी। अब वो समय आ गया है कि हम लोग आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के अभी तक सेना में हर्बल मेडिसिन को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रोडक्ट्स के इंडक्शन होने पर शायद हमारे पूरे सैनिक भाई, हमारे पूरे भारतवर्ष के नागरिक इन पौधों से अपने होने वाली बीमारियों को रोक पाएंगे और इससे फायदा उठा पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रकृति और आयुर्वेद दोनों का सदियों से बहुत ही गहन संबंध रहा है, और इस संबंध को हम टूटने ना दें। अगर ये संबंध टूटता है तो प्रकृति तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन शायद मानव जाति धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसा कि अभी प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इतनी लाइफस्टाइल डिसीजेज हमारे पास हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज होने से ये बीमारियाँ विकसित होती हैं। तो आयुर्वेदा, योग और प्रकृति तीनों के पास ये सॉल्यूशन है कि हम किस तरीके से अपने को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें, ताकि सबका विकास हो, सब समृद्ध बने और हमारा राष्ट्र एक समृद्धशाली देश बने। धन्यवाद। परम पूज्य योग। अगर आज के युग में चलता फिरता कोई योग है तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, और अगर कोई चलता फिरता आयुर्वेद है तो वो परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। इन दोनों महान विभूतियों के पास कफ से लेकर कैंसर तक की समस्याओं का समाधान है। इसलिए मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने हृदय से परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें। आज का यह छोटा सा कार्यक्रम, इसका मकसद यह है कि जो अनुसंधान आपने देखा कि एक तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, तो दूसरी ओर उस कैंसर को हराने के लिए, उस कैंसर के ऊपर विजय पाने के लिए जीएनओ जैसी हमारी देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं, हालांकि दुर्भाग्य से जीएनओ का नाम लेते ही मन में कुछ कुछ होने लगता है अभी, तो उस कुछ कुछ से थोड़े परे हो जाएं हम, तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पर काम भी बहुत हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है, डॉक्टर हेमंत यहाँ पर हैं।
मैंने कहा भाई आयुर्वेद वाले मेरे बच्चे बहुत बैठे हैं यहाँ पर, योग वाले हैं और प्राध्यापक लोग हैं। आयुर्वेद के ऊपर जो अनुसंधान होना चाहिए अभी नगण्य है। मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, उसमें हम सब लोग दोषी हैं। आयुर्वेद के अंदर बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर आज के साइंस के, आज के विज्ञान के, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से जो कार्य होना चाहिए था वो न के बराबर है। आयुर्वेद की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो सामने खड़े होते हैं। खड़े करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास इसलिए किया जाता है, कुछ जानबूझ के किया जाता है, कुछ अज्ञानता में किया जाता है, कुछ प्रायोजित ढंग से आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। चाहे किसी के लिए भी किया गया हो, आप जानते हैं पतंजलि को पीछे नेपथ्य में पहुंचाने के लिए कितनी बातें कितनी बार होती हैं, परंतु पतंजलि पूरी अपनी ताकत और ऊर्जा से श्रद्धेय स्वामी जी के तप के कारण से वो 4 गुणी ऊर्जा से खड़ा हो जाता है। ऐसे ही यदि हम आयुर्वेद को लेकर के आयुर्वेद वाले गंभीर हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी आसुरी शक्ति नहीं है कि जो आयुर्वेद को पीछे धकेल सके। आवश्यकता है हमको तन करके पूरा सीना ठोक करके खड़े होने की आवश्यकता है। हम काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, विगत हम 25 वर्षों से अनवरत रूप से हम लगे हुए हैं इस मिशन में, इस अभियान में। जो बात आती थी औषधियों को लेकर के, बहुत सारे कार्य हुआ है पतंजलि से, हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसमें से एक बात थी भस्मों को लेकर के। कतिपय हमारे चिकित्सक जो आयुर्वेद के प्रैक्टिस करते हैं परंतु भस्मों को लेकर के सशंकित हैं। मुझसे ही लोग पूछते हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है, ऐसी अवधारणा डेवलप कर दी गई है कि भस्म खाने से किडनी खराब हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, न जाने क्या क्या होगा। और डॉक्टर, क्षमा करना, जिस डॉक्टर को भस्म के भा का अर्थ पता नहीं है वो कह देता तो कोई आयुर्वेदिक दवाई मत खाना, उसमें भस्म भुसम होती है। अरे भाई ये भस्म भुसम क्या है? ये तो जिस विषय का तुम्हारा सब्जेक्ट, हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, जिस विषय में तुमको पता नहीं है, जब तुमको आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए, जब तुम कहते हो आयुर्वेद वालों को कि आयुर्वेद वाले स्नातक एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है तो आयुर्वेद को बदनाम करने का लाइसेंस उनको थोड़ी मिला हुआ है? वो नहीं कर सकते हैं। परंतु आयुर्वेद वाले ही इतने डरे हुए हैं, क्षमा करना, हम इतने स्वयं ही सशंकित हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? सिर्फ एक कारण तो है। कारण हमारे ऋषियों ने बहुत काम किया, बहुत अनुसंधान किया, सब कुछ किया, परंतु उन अनुसंधानों को आज तक दुनिया में दुनिया की भाषा में बताने वाले आयुर्वेद वाला पैदा नहीं हुआ। एक ही कारण है। यदि इतना हो जाए तो हम फिर कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। किसी की निंदा करना हमारा मकसद नहीं है, पर हम क्या हैं ये तो हमको स्वयं जताना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकते, यदि तुम स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए दुनिया में दूसरा कोई नहीं आएगा। तुम तो करो। तुम अपनी माँ बाप की प्रशंसा नहीं करोगे, तुम अपने भाई बहनों की प्रशंसा नहीं करोगे, तुम अपने परिवार कुल वंश की प्रशंसा नहीं करोगे, तुम अपने राष्ट्र और देश की प्रशंसा नहीं करोगे, तो दुर्भाग्य से आज देश में रह करके देश की निंदा की जाती है और उसको कहा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता और अमर्यादितपना नहीं है, अपमानित करना स्वतंत्रता नहीं है। यह हमको समझ आनी चाहिए।
तो इसी तरह से किसी विषय को लेकर के बोलने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर आनी चाहिए। पीड़ा होती थी, मैं बहुत प्रयास करता था, हमेशा लगा रहता था, अपनी टीम से लगे। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर हेमंत को कहा, मैंने कहा भाई जो भस्में हैं उन भस्मों को लेकर के भी हमको, जड़ी बूटियों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमको काम करना चाहिए। हमने फिर अब्रक भस्म सामान्य वाला, अब्रक भस्म शतपुटी, अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी, बाकी कुछ और औषधियां, हमने कहा इसके ऊपर काम शुरू करो। शुरू किया, कुछ कुछ काम हुए। फिर एक समस्या आ खड़ी हुई, छोटी सी बात है पर उसकी मशीन करीबन 2-2.5 करोड़ की है, जो मॉलिक्यूल साइज की जो मैपिंग करते हैं, मशीन हमारे पास नहीं थी कि भस्मों की साइज को मापें। तो फिर डॉक्टर साहब आ गए हमारे संपर्क में, सहयोग में। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को हम विश्वविद्यालय के माध्यम से भी कुछ आपका सहयोग कर सकते हैं। यूं ही हमारी पहचान हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नैनो मेडिसिन की बात की जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, भस्म वस्तुतः वह नैनो मेडिसिन है जो हमारे ऋषियों को हजारों वर्ष पहले पता था। नैनो टेक्नोलॉजी की बात तो आज की जाती है। और ये जो योग वाले आप लोग बैठे हो ना, यह भी, ये जो श्वास और प्रश्वास छोड़ना भी, ये भी वो नैनो मेडिसिन का पार्ट है। कपालभाति और भस्त्रिका करके, अनुलोम विलोम कर करके, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं पूरे बॉडी से निकलते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन तो बहुत किया, एक बात नहीं बताई, सारी कैंसर का ग्रोथ जो है, अनवांटेड जो ग्रोथ बॉडी के अंदर होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहाँ शुरू होता है। ऑक्सीजन का लेवल यदि बॉडी में ठीक है तो ये अनवांटेड ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन का लेवल किससे बढ़ाओगे तुम भाई? दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर तो नहीं घूमोगे? तो सुबह सुबह प्राणायाम कर लो, सुबह सुबह योग कर लो। तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुमको योग पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, सीखने का भी मौका मिल रहा है। पर उस योग को दूसरे के लिए मत पढ़ना, अपने लिए भी पढ़ लेना। कि योग पढ़ने से नौकरी लगेगी, नहीं, योग पढ़ने से जीवन सुधरेगा, पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए यही बात मैंने यहां पर डॉक्टर साहब ने जो आपको समझाया, क्योंकि ये लोगों ने वर्षों तप किया है, वर्षों से अनुसंधान में लगे हैं, ये वर्षों विदेशों में रह करके आए हैं। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी रहता है ना, जो फॉरेन रिटर्न होता है, हमारे को लगता है कि शायद ये बुद्धिमान होगा क्योंकि विदेशों से लौट करके आया है। ये भी मानसिकता बदल देंगे। विदेशी चीज, विदेशी वस्तुएं, विदेशी कंपनी वो सब अच्छी होती है, नहीं होती हैं। अभी पतंजलि आयुर्वेद से सब दहशत में, वो अच्छी होती तो इतनी भयभीत ना होती। हमको यह सिद्ध स्वयं करना पड़ेगा। जब हमको स्वयं राष्ट्र के प्रति हमारी भावना नहीं होगी, हमको प्रेम नहीं होगा, दुनिया हमको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो पिछले बार DRDO की, जैसे DR के हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम लोग गए, मुझे तो डेट भी याद नहीं, हम तो भूल जाते हैं क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं तो सब डेट ही याद करते रहते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, क्योंकि हर रोज कार्यक्रम तो होते नहीं हुआ। तो अगस्त में जो प्रोग्राम हुआ और हमने संकल्प लिया, वहां पर इतनी मात्रा में जो शिवक्थोन की जिसकी बात की डॉक्टर साहब ने, वो बहुत है। पर दुर्भाग्य से अनुसंधान भी ये कर चुके, लोगों पे पहुंचाने का कार्य वो किसी ने नहीं किया। इतनी कंपनियां थी, इतने MNCs थी, इतने धन्ना सेठ इस देश में हैं, इतने डिपार्टमेंट और सरकार के भी विभाग हैं, पर दुर्भाग्य से उसको एक उत्पाद के रूप में बना करके देश के लोगों को और वहां के सैनिकों को सेहत को ठीक करते, ये कार्य नहीं हुआ। पर इस कार्य को भी पतंजलि ने अपने हाथ में लिया। अभी हमारे पास करीबन शायद 150-200 टन हमको पल्प मिल पाया है, उसका सब जूस बना करके अभी सब देशवासियों को हम पहुंचाने वाले हैं। 1 महीने के बाद लगभग वो जूस मिलना शुरू हो जाए। दूसरी बात, जो अनुसंधान की बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने अभी, जैसे प्रोफेसर RP सिंह जी ने बताया कि अब पतंजलि योगपीठ में, ये मैं सबको, क्योंकि कुछ मेरे रिसर्च अनुसंधान लेखक के भाई बहन हैं, कुछ हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के और आयुर्वेद कॉलेज के हमारे अध्यापक गण हैं, यदि आपकी उत्कंठा है कि हमको अनुसंधान के कार्य में अपनी सहभागिता देनी है, आपको लगना है, और मेरे विद्यार्थियों, चाहे तुम योग वाले हो चाहे आयुर्वेद वाले, तुम चाहते हो
कि हमको अनुसंधान के कार्य में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब पहले से भी अनुसंधान कार्य होता है, सेंट्रल लैब है, बाकी और भी लैब वगैरह वहाँ पर पतंजलि में है, यहाँ पर भी योग का लैब है, पर अब एक बहुत विशाल अनुसंधान का कार्य अब पतंजलि में प्रारंभ होने जा रहा है। ये खुशखबरी आपको देनी थी और ये तो इसलिए आए हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए। और ये जो बहन बैठी हुई है यहाँ पर है पतली सी, ये डॉक्टर धनलक्ष्मी जी, इनके पतिदेव भी इधर ही हैं। उनको हिंदी तो कम आती है पर फिर भी वो हरिद्वार आना चाहते हैं। ये देखो पति के बिना पत्नियां तो चल नहीं सकती, पर उसने कहा कि ठीक है तुम हरिद्वार आएगी, तो वो अपनी नौकरी सहित ही हरिद्वार आ रहे हो भी। तो ये अभी डायरेक्टर है जुबिलेंट बायोसिस, यही है नाम, भाई रिसर्च वाले जानते होंगे। ये करीबन 15 साल से काम कर रही है, लाइफ साइंस के ऊपर काम करती हैं, कुछ बहुत अभी लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर काम करती हैं। अतिरिक्त जो है बाकी सब मॉडर्न जो ड्रग डेवलपमेंट वाला काम है विशेष करके उसमें काम करती हैं। तो उसके लिए हमने कहा भाई तुम उठ करके आ जाओ। तो अब आप लोगों को सीखने के लिए भी यहाँ पर बहुत मौका मिलेगा। बाकी हमारे लोग तो लगे ही हुए थे, डॉक्टर हेमंत है और हेमंत के साथ आशीष है और दूसरा एक भाई है सरदिंदु, सबको लगना है, आप लोगों को भी लगना है। तो ये खुशखबरी हमको बतानी थी आप सबको। और ये हमारे यहाँ काम आप जानते हैं कि धीमे धीमे नहीं होता है। कम से कम मैं आप लोगों से एक बात तो कह सकता हूँ, हमसे कुछ सीखो न सीखो, पर आज के काम को कल के लिए न टालते हुए आज को कितना जल्दी हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं इसका प्रयास हम सदैव करते हैं। इसी तरह से ये रिसर्च का अनुसंधान लैब भी बन करके तैयार मिलेगा। आप सोचेंगे आचार्य जी ने अभी तो कहा था कुछ दिन पहले ये होने वाला है, कि कैसे हो गया, आप यह भी सोचते रह जाएंगे हम इतना जल्दी करने वाले हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। और अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में एक सेमिनार हुआ था, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जो भी था, उसमें करीबन 200-250 के लगभग साइंटिस्ट आए थे। उन लोगों में से बड़ा इन्होंने रिटर्न एक एग्जाम और परीक्षाएं क्या क्या ली। पूरे दुनिया के लोग थे, 200 साइंटिस्टों में से 15-20 छांटे गए, उनमें से 2 हमारे हैं। तो डॉक्टर साहब यहीं दे दो उसको सर्टिफिकेट अभी। धन्यवाद। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? ये पूरी दुनिया के 200 साइंटिस्ट आए थे, उसमें से 20-25 लोगों में हमारे 2 थे। मतलब कि आप मानिए 80 से 90% बौद्धिक क्षमता पतंजलि में रहती है, इसका ये प्रमाण है। आप भी बुद्धिशाली हो, इसका मतलब ये है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के पास बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो अभी बहुत काम करना है। तो मैं पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि आज तक देखो, ये ध्यान रखना, मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की ना नीतियाँ बदली, ना पॉलिसियाँ बदली, परंतु योग और आयुर्वेद को लेकर के आज दुनिया में वातावरण बना। तो वातावरण किसने बनाया? यदि इसकी जड़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा, यह श्रद्धेय स्वामी जी ने बनाया, यह पतंजलि योगपीठ के लाखों तपस्वी कार्यकर्ताओं ने किया। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी का एक स्वप्न था, वो हमेशा कहते थे कि मैं दुनिया का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, WHO के रूप में कोई संस्था खड़ी हो तो भारत में हो, भारत में हो तो हरिद्वार में हो, हरिद्वार में हो तो वो पतंजलि में हो। तो वह स्वप्न साकार करने के पीछे इन लोगों के सहयोग से जेएनयू की पूरी टीम यहाँ पर है, लाइफ साइंसेज की, ये विविध रोगों के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। DRDO को हमारे वैज्ञानिक बंधु यहाँ पर हैं। और आप सब लोगों को भी मैंने एक बात कही है, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि यदि मैंने इनको बोला है कि यदि हमारे में से कोई योग्य है, कोई मेरा बच्चा उत्साही है, काम करना चाहता है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको ही हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी बाहर के लोगों को बाद में ढूंढेंगे। समस्या थी कि आप लोगों को सिखाएगा कौन, आपको तैयार करेगा कौन? तो भाई
तुम जेएनयू में नहीं गए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वहां जाते तो फसाद में पड़ते, जेएनयू यहीं आ गया है, तुमको यहीं सिखा देंगे सब। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बट डीआरडीओ लेह लद्दाख में बर्फ में गल जाओगे, इनको मैं बुला लूंगा कि कभी कभी आकर के आपको प्रेरित करें, जो इन्होंने अनुसंधान किया है, जो अनुभव पाया है, जो कुछ सीखा है, क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। डॉक्टर चौरसिया जी ये कोई आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, परंतु जितने पेड़ पौधे इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी वनस्पतियां थी उनको इकट्ठा करने का काम किया है, उनको वहां पर संग्रहित किया है। तो ये बड़ा काम था। तो वनस्पतियों का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान, लाइफ साइंसेस के विषय में जानकारियां, अन्य जो बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हमारा पतंजलि योगपीठ का जो रिसर्च का सेंटर बनेगा, हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सब फार्माकोलॉजिकल स्टडी के लिए एनिमल हाउसेस वगैरह से लेकर के जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स अभी हमने लिस्ट बनाई है। 10 करोड़ से ज्यादा की अभी इक्विपमेंट्स, मशीनरी की खरीदारी अभी हम 10 दिन के अंदर ऑर्डर देने वाले हैं। इस बड़े लेवल पर काम होने जा रहा है, क्योंकि जिसको वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान की दया से, देशवासियों के सहयोग से। कई लोग कहते हैं कि पतंजलि बढ़ेगा तो क्या होगा, पतंजलि बढ़ेगा तो देश की समृद्धि के लिए, देश के लोगों की स्वास्थ्य के लिए सोचेगा, उनके लिए काम करेगा। इसका पहला अभी बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में यह पतंजलि रिसर्च अनुसंधान संस्थान, इसकी जो परिकल्पना हमने की है वह अब शुरू होने जा रही है और हम बड़े लेवल पर काम करेंगे। और आप सबके लिए ये प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि आप लोगों को जिन चीज़ों को, जिन मशीनों को, जिन कार्यों को देखने जानने के लिए न जाने आपको कहाँ जाना पड़ता, कहाँ जाकर के आप देख पाते या न देख पाते, यहाँ पतंजलि के अंदर आपको कार्य करने का मौका भी मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपको यह गर्व भी होगा कि जिस संस्थान में आपने सेवा दी, जहाँ पर आपने अध्ययन किया, जहाँ के आप विद्यार्थी हैं या जहाँ के आप अधिकारी, कर्मचारी या प्राध्यापक हैं, वहाँ पर इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। क्योंकि पतंजलि हमारा परिवार है, हम इस परिवार के अंग हैं और हमको निश्चित रूप से पतंजलि की वृद्धि में हमारी अभिवृद्धि है, देश की अभिवृद्धि है, इसमें कोई शंका और संशय नहीं है। तो आज इसीलिए यह छोटा सा कार्यक्रम, क्योंकि आप लोगों का यहाँ आने का प्रोग्राम था, मैंने कहा कि हम लोग मीटिंग करेंगे, आपस में बात होगी, पर वो बात यदि आप सबको भी पता चले तो वो खुशियाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और दुख बांटने से दुख घटता है। तो ये खुशी की बात थी। हमने कहा कि इसको 1 क्विंटल को 1000 क्विंटल बना दें, तो ये तो टनों में हो गया, तो अच्छा है। तो पुनः मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना, आप आनंद रहें, मस्त रहें और जीवन में खूब उन्नति करें। ओम।